हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करने वाले हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। द बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर टू द सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस एंड अदर फोर्सेस दैट एग्जिस्ट कंट्रोल ऑफ ए बिजनेस एंटरप्राइज बट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस। तो सिंपल सा देखिए, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है। बिजनेस एनवायरनमेंट सम टोटल है, यानी जोड़ है किसका, इंडिविजुअल्स का, इंस्टीट्यूशंस का और अदर फोर्सेस का, जो कि एग्जिस्ट करती है बिजनेस एनवायरनमेंट के कंट्रोल में, बिजनेस एंटरप्राइज के कंट्रोल में, जो कि अफेक्ट भी करती है उसकी परफॉर्मेंस को। जैसे कि इन्फ्लेशन रेट, ठीक है, टेक्नोलॉजी, पॉलिसीज, पीपल, पीपल में शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर, डेटर्स एक्सेट्रा, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये सब क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं किसको, एक एंटरप्राइज को, उसकी परफॉर्मेंस को। अगर इन सब में कुछ चेंज आता है तो उनसे अफेक्ट होती है आपकी एंटरप्राइज, आपका बिजनेस। ठीक है, इसे बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट तो इंक्लूड करता है सभी चीजों को, एवरीथिंग को। ठीक है, कंज्यूमर को, ग्रुप्स को, मीडिया को, शिफ्टिंग मार्केट ट्रेंड्स को, जैसे बताया आपको पहले भी। अब इसको एक्सटर्नल फोर्सेस को सर्वाइव, यानी कि एक्सटर्नल फोर्सेस को भी क्या करना पड़ता है, कॉप अप करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है, ताकि वो सर्वाइव कर पाए, है ना, मार्केट में। तो देखते हैं, चलो पूरा तरह से फीचर्स। तो आपकी फीचर्स देखते हैं। पहला फीचर है आपका टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। जब बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, जो जितने भी बाहरी फोर्सेस हैं उनका क्या है, टोटल है। ठीक है, जैसे कि बताया था ना भी मैंने आपको, एक सिंपल सा होता है, आप पढ़ो यहाँ पर, एक होता है पेस्टल, PS, ये चेंज हो गया पेन। ठीक है, PESTEL, पेस्टल, यानी कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल एंड लीगल। इन सभी इन्वायरमेंट का क्या है, टोटल है बिजनेस इन्वायरमेंट। ठीक है, अगर इन सब में किसी में चेंज आता है तो बिजनेस में भी थोड़ा बहुत इफेक्ट होता है, उसकी परफॉर्मेंस में भी, और बिजनेस को भी इफेक्ट होता है, उसके प्रॉफिट को, लॉस को, कॉस्ट को, है ना। अब देखिए, इट कंसिस्ट ऑफ बोथ स्पेसिफिक फोर्सेस। ये क्या है, दोनों फोर्सेस से मिलकर बना है। स्पेसिफिक फोर्स कौन से, इंटरनल फोर्सेस भी और एक्सटर्नल फोर्सेस भी। इंटरनल कौन से, इंटरनल आपके इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स, सप्लायर्स, है ना। ये आपके इंटरनल है, जो आपके कंट्रोल में है, जो कि आपके बिजनेस को डायरेक्टली हार्म कर सकते हैं। और जनरल फोर्सेस कौन होते हैं, जनरल फोर्सेस आपके जो बताया मैंने आपको, पेस्टल वाले क्या है, जनरल फोर्सेस है। लीगल, पॉलिटिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल क्या है, जनरल फोर्सेस हैं, जो कि आपके बिजनेस को हार्म तो करते हैं लेकिन डायरेक्टली नहीं करते। क्या करते हैं, इनडायरेक्टली हार्म करते हैं, अफेक्ट करते हैं। ठीक है, थर्ड है आपका फीचर्स में इंटर रिलेटेड। जितने भी आपका बिजनेस इन्वायरमेंट है वो आपके बिजनेस से क्या है, इंटर रिलेटेड है। क्या है, इंटर रिलेटेड है। अब देखियो, जैसे जैसे हेल्थ अवेयरनेस बढ़ती गई, वैसे वैसे डाइट प्रोडक्ट की क्या हो, डिमांड भी बढ़ती गई। ठीक है, तो ये आपस में डायरेक्टली रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन ये इंटर रिलेटेड तो है ना। अब देखते हैं, आपके 3 पॉइंट हो गए, ये आपका चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट आपका डायनामिक। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है अनसर्टेनिटी, सिक्स पॉइंट है कॉम्प्लेक्सिटी, सेवन पॉइंट है रिलेटिविटी। तो देखिए डायनामिक, तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, डायनामिक है, यानी कि कॉन्स्टेंटली चेंजिंग है। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, लगातार चेंज होता रहता है। ठीक है, टेक्नोलॉजी में चेंज हो गया, पॉलिसीज में चेंज हो गया, है ना, कंपटीशन में चेंज हो गया। अब अनसर्टेनिटी, इसका मतलब है जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो क्या है, अनसर्टेन है ना। क्या है, अनसर्टेन, हमेशा डगमगाता रहता है। फिर आपका आता है सिक्स, कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी में बोलता है आपसे कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है क्या है, कॉम्प्लेक्स है। क्या है, कॉम्प्लेक्स, इसको समझना क्या है, मुश्किल है। सेवंथ है रिलेटिविटी। अब रिलेटिविटी का मतलब है कि जो कंडीशन बिजनेस की है वो डिफर करती है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। ठीक है, मान लीजिए साड़ी की डिमांड जितनी भी इंडिया में ज्यादा है, लेकिन बाहर कंट्री में कम है इंडिया से। ठीक है, तो ये रिलेटिविटी कहता है कि एक जगह पर जो सिचुएशन है वो दूसरी जगह से सिचुएशन से अलग होगी, ये होता है रिलेटिविटी। कितने पॉइंट हो गए थे आपके, 7। तो 7 फीचर्स थे। अब हम बढ़ेंगे इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस देखिए, तो इंपॉर्टेंस में आपका पहला आता है अपॉर्चुनिटीज। तो जो बिजनेस इन्वायरमेंट है उसमें दो टॉपिक आ गए, अपॉर्चुनिटीज वाला और थ्रेट वाला। तो ये थ्रेट या अपॉर्चुनिटीज, तो देखिए आपका पहला इंपॉर्टेंस टॉपिक है, ये है फर्स्ट मूवर एडवांटेज। फर्स्ट मूवर एडवांटेज, जब भी कोई भी बिजनेस में इन्वायरमेंट में चेंज आता है तो उसे जो पहले अडेप्ट कर लेगा, उसे जो पहले कॉप अप कर लेगा, उसका जो पहले फायदा उठा लेगा, वही क्या हो पाएगा, बिजनेस में आगे बढ़ पाएगा। इसलिए बोलते हैं फर्स्ट मूवर एडवांटेज। ठीक है, जैसे कि नोकिया, जब टच स्क्रीन वाला जमाना आया था फोन का, तब नोकिया ने फर्स्ट मूवर एडवांटेज नहीं लिया, इसी वजह से वो क्या रह गया, पीछे रह गया।
अब बाकी कंपनी क्या होगी, आगे बढ़ गई। ऐसी थ्रेट देखिए, थ्रेट का मतलब है अर्ली वार्निंग सिग्नल। अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट की स्कैनिंग करते हो, स्कैनिंग मतलब कि हमेशा बिजनेस एनवायरनमेंट पे नजर रखते हो, तो आप जान पाओगे कि कौन सी चीज क्या है, अर्ली वार्निंग सिग्नल बन जाए। यानी कि अगर कोई भी चेंज आ रहा है टेक्नोलॉजी में, तो कब वो बिजनेस के लिए अर्ली वार्निंग बन जाए, पहले से चेतावनी बन जाए कि आपके बिजनेस पे खतरा है। तो पता लगेगा, वो पता लगेगा आपको बिजनेस को स्कैन करने से, बिजनेस को नजर रखने से। ठीक है, जैसे कि अब टीवी थी, तो टीवी में जब एलईडी आई थी, तभी लोगों को क्या मिल गया था, अर्ली वार्निंग सिग्नल मिल गया था कि अब जो पुरानी टीवी है, वो टीवी अब नहीं चल पाएंगी। ठीक है, अब आपका है इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अब बिजनेस एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंट में दो हो गई, अब आपकी थर्ड है, रिसोर्सेज क्या है थर्ड, चेंज क्या है फोर्थ, प्लानिंग फिफ्थ, परफॉर्मेंस सिक्स्थ। तो आपका थर्ड में आता है टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। यानी कि आपके रिसोर्सेज क्या करना है, यूजफुल रिसोर्सेज को जल्द से जल्द क्या करना है, अडेप्ट करना है, उनको यूज करना है इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। जैसे फाइनेंस हो गया, मशीन हो गई, रॉ मटेरियल्स हो गए। ठीक है, वहीं पर आपका ये आ गया कोपिंग विद रैपिड चेंजेस, जो कि चेंज में आ रहा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट में, कॉपिंग विद रैपिड चेंजेस। तो बच्चों कॉपिंग का मतलब होता है सामना करना, फेस करना। ठीक है, तो जितने भी रैपिड चेंजेस आ रहे हैं, जब जल्दी जल्दी बदलते हुए वातावरण बदलता जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, आपको सामना करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको एक्शंस लेने पड़ेंगे उस एनवायरमेंट चेंज के अकॉर्डिंग। प्लानिंग, प्लानिंग में आपका आ गया प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन। जब आप एक्शन लेने जाओगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पॉलिसी भी बनानी पड़ेगी, प्लानिंग भी करनी पड़ेगी, ताकि आप आगे और डिसीजन ले पाओ। आपको कैसे उसे कॉप अप करना है लंबे समय तक, उसके लिए प्लानिंग आपको करनी पड़ती है, पॉलिसी फॉर्मेट करनी पड़ती है। फिर आपका लास्ट आता है परफॉर्मेंस, इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। और आपको हमेशा मॉनिटर करना है कि आपने जो प्लानिंग करी है, आपने जो डिसीजन लिया है, उससे आपकी परफॉर्मेंस में इंक्रीमेंट आया है या नहीं आया है ना। फिर आपका पॉइंट है इकोनॉमिक एंड सोशल एनवायरनमेंट। अब हम पढ़ेंगे डायमेंशंस। क्या पढ़ेंगे, डायमेंशंस। डायमेंशंस में कितनी डायमेंशंस हैं, जैसे मैंने लिखा था पहले भी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल, लीगल। तो पहले हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिकल और सोशल। तो देखिए, द जनरल इन्वायरमेंट इज कैटेगराइज्ड इनटू डिस्टिंक्ट डायमेंशन। द इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इंक्लूड्स मैक्रो फैक्टर्स लाइक इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट, चेंज इन डिस्पोजेबल इनकम, स्टॉक मार्केट इंडाइसिस एंड वैल्यू ऑफ अ रुपी। तो जितनी भी ये सब मैंने चीजें पढ़ी, इन्फ्लेशन रेट पढ़ा, इंटरेस्ट रेट पढ़ा, इनकम पढ़ा, स्टॉक मार्केट पढ़ा, ये सब क्या है, ये सब इन्वायरमेंटल फैक्टर है। कौन से फैक्टर है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंटल फैक्टर। ठीक है, वैसे ही आपका ये सोशल इन्वायरमेंट में क्या आता है, सोशल इन्वायरमेंट में आपका आता है कस्टम्स, ट्रेडिशंस, वैल्यूज, कल्चर, सोशल ट्रेंड, सोसाइटी एक्सपेक्टेशन ऑफ अ बिजनेस, ये सब आता है। ठीक है, अब आपका आ गया पॉलिटिकल, लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में इन्वॉल्व करता है आपका एटीट्यूड ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट। जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जो अभी गवर्नमेंट शासन में है, उसका बिहेवियर कैसा है बिजनेस के टुवर्ड्स। ठीक है, फिर आपका है लीगल इन्वायरमेंट। तो लीगल इन्वायरमेंट में आपका आता है ऑल लेजिस्लेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स। तो लीगल इन्वायरमेंट आपसे कहता है कि जितने भी आपके लेजिस्लेशन है, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स हैं, यानी कि जो कोर्ट्स के ऑर्डर्स आ रहे हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन के ऑर्डर आते हैं, जो गवर्नमेंट के ऑर्डर्स आ रहे हैं, वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे आपके, वो कन्वर्ट करेंगे, वो किस कैटेगरी फॉलो करेंगे, वो कैटेगरी में फॉलो करेंगे लीगल वाली में। ठीक है, फिर आपका आता है बिजनेस ऑब्सोल्युटली मस्ट ओबे द लॉ ऑफ लैंड टू सर्वाइव फाइनली। ठीक है, तो आपका जो भी लीगल इन्वायरमेंट है, उसमें आपका लॉ ऑफ लैंड टू सर्वाइव की अलग पॉइंट आएगा, ये कीवर्ड है। यहाँ पर लॉ की बात होगी, वो लीगल इन्वायरमेंट आएगा। कभी कभी बच्चों को कंफ्यूजन दे देता है कि गवर्नमेंट पार्टी का नाम लेकर के, तो जब गवर्नमेंट पार्टी का नाम है तो पॉलिटिकल होगा, और जब लॉ वगैरह की बातें आ जाए तो वो लीगल कहलाएगा, लीगल इन्वायरमेंट में आएगा। फिर आपका है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में आपको पता ही है, इनोवेशन हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो, साइंटिफिक इंप्रूवमेंट हो, वो सब क्या आएगा, सभी आएगा आपका टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट। इसमें आएगा टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। जैसे कि एग्जांपल में ग्लोबल ई कॉमर्स वेब पेजेस है ना। अब आपका है स्पेसिफिक फोर्स और जनरल फोर्स। तो स्पेसिफिक फोर्स क्या होते हैं, जो इंडिविजुअल फर्म को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, और जनरल फोर्स क्या होते हैं, जो फर्म को इंडिविजुअली अफेक्ट तो करते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली। कैसे करते हैं, इनडायरेक्टली। वहीं पे इसमें एग्जांपल में आते हैं इन्वेस्टर, कस्टमर, कॉम्पिटिटर, सप्लायर। इस अमल में आते हैं इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, इन्वायरमेंट। फिर आपका आता है इम्पैक्ट। इम्पैक्ट में आएगा आपका इमीडिएट एंड डे टू डे, और जनरल फोर्सेस में आएगा ब्रॉड एंड सिस्टमेटिक। यानी कि जो आपका स्पेसिफिक फोर्सेस है, वो आपके बिजनेस को इम्पैक्ट करता है डे टू डे टास्क में, और जो जनरल फोर्स है, वो आपके बिजनेस को इम्पैक्ट करता है एक बड़े मैनर में और सिस्टमेटिक मैनर में। ठीक है, फिर आपका आता है क्राइसिस। अब क्राइसिस में देखिए, क्राइसिस आपके 1991 में
सॉल्व करने के लिए एनईपी आई थी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है। अब ये पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी इंडिपेंडेंस के बाद हमारी कंट्री की बहुत सारा लोन हो गया था, आपको जैसे पढ़ा आपने इंडियन इकोनॉमी में, है ना। उसको ठीक करने के लिए 1991 में क्या आए थे, एनईपी आई थी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसे हम एलपीजी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलपीजी भी बोलते हैं, ठीक है। जिसे हम बोलते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। अब इस हुआ क्या था लिबरलाइजेशन में लाइसेंसिंग सिस्टम को बंद कर दिया था कि कंपनी खोलनी हो तो आपको लाइसेंसिंग सिस्टम की जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट कुछ इंडस्ट्रीज को लेकर, जैसे कि एटॉमिक एनर्जी और केमिकल्स वगैरह में लाइसेंस की नीड है, बाकी में लाइसेंस की नीड नहीं है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट की भी आपको लाइसेंस की नीड नहीं है। ऐसी कंडीशन को हटा दिया था लिबरलाइजेशन में। प्राइवेटाइजेशन में उन्होंने एम करा था कि वो डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे, क्या करेंगे, डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे पीएसयूज में से, यानी कि पब्लिक कंपनी में से क्या करेंगे, डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे और पब्लिक कंपनी को बेच देंगे, उनके शेयर्स को बेच देंगे प्राइवेट सेक्टर को, ताकि प्राइवेट सेक्टर क्या कर पाए, उनको बढ़ावा मिल पाए और वो जल्द से जल्द बिजनेस में ग्रो कर पाए, है ना, इकोनॉमी में डेवलपमेंट कर पाए, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर पाए। और इसके लिए उन्होंने बोर्ड सेटअप करा था, बोर्ड का नाम क्या है, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है, जो कि बनाया गया था ताकि रिवाइव कर पाए, जो कि पीएसयू सारी तो नहीं बेची गई, जो नहीं बेची गई उनको रिवाइव करने के लिए, उनको अच्छे से वर्क करवाने के लिए, उनको दोबारा एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए, ठीक है, उनके लिए बनाया गया था BIFR, ठीक है, जो कि सिक पब्लिक सेक्टर है, सिक पब्लिक सेक्टर यानी कि जो लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर कंपनी थी उनको दोबारा से प्रॉफिट मेकिंग बनाने के लिए। फिर आपका ग्लोबलाइजेशन बनाया गया था ताकि आप इंटीग्रेशन कर पाओ वर्ल्ड की इकोनॉमी से, दूसरी कंट्री की इकोनॉमी से क्या कर पाओ, इंटीग्रेट कर पाओ, जुड़ पाओ, ट्रेड कर पाओ, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर पाओ, ठीक है। जैसे कि आपको इम्पोर्ट ड्यूटीज हटानी पड़ी, एक्सपोर्ट ड्यूटीज को कम करना पड़ा, ताकि आपकी जो कंट्री के बीच में ट्रेड है वो क्या हो पाए, इजीली हो पाए, और जो बाहर की कंट्री के लोग हैं वो अट्रैक्ट हो पाए हमारे इंडिया में ट्रेड करने के लिए। फिर देखिए इम्पैक्ट, इससे इम्पैक्ट कैसा गया, तो एलपीजी का इम्पैक्ट ये हुआ कि जो कंपटीशन है इंडिया में इंक्रीज हो गया, क्योंकि बाहरी कंपनी एंटर कर गई, फिर डिमांड बढ़ गई कंज्यूमर्स की, क्योंकि बाहरी कंपनी के फैक्ट्री मेड गुड्स थे और चीपर रेट में मिल रहे थे। फिर टेक्नोलॉजी का एनवायरनमेंट चेंज हुआ रैपिडली, यानी कि बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई नई नई बाहर से। फिर मार्केट ओरिएंटेशन हुआ, अब जो मार्केट है वो मोनोपोलिस्टिक हो सकती थी लेकिन कंपटीशन से नहीं हुई, तो मार्केट में क्या हुआ, एक न्यू मार्केट डेवलपमेंट हुआ। पहले मार्केट क्या थी, केवल पीएसयू के अंडर थी, पब्लिक सेक्टर के अंडर, लेकिन अब प्राइवेट प्लेयर्स के आने से, एमएनसी के आने से, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन के आने से क्या हुआ, मार्केट क्रिएट हुआ, नए मार्केट को एक नया चेहरा मिला कंपटीशन का। फिर आपका है नेसेसिटी टू चेंज, यानी कि अब बिजनेस क्या करना पड़ता है, चेंज करना ही पड़ता है। पहले पीएसयू कहते हैं भले काम हो ना हो, हम लोग बड़े हुए हैं कुछ काम ही नहीं कर रहे, लेकिन अब बिजनेस को सर्वाइव करना है तो चेंज करना पड़ेगा अपने एटीट्यूड को और काम करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपका है मैनेजरियल रिस्पॉन्स टू चेंजेस। अब जो मैनेजर रिस्पॉन्स क्या है चेंजेस को, तो डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि आपको बिजनेस में डाइवर्सिफिकेशन मेंटेन करना पड़ेगा, जॉइंट वेंचर से कोलैबोरेट करना पड़ेगा, ब्रांड बिल्डिंग करनी पड़ेगी ताकि लॉयल कस्टमर पा पाओ, है ना, और यूज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करना पड़ेगा जो कि एमएनसी यूज करती है, ताकि उनको कॉम्पिटिट कर पाए ना, उन्हें हरा पाए कंपटीशन में। फिर आपका है सिग्निफिकेंट शिफ्ट कंपनसेशन लेवल, यानी कि जो उनका सिग्निफिकेंस क्या हो जाए, शिफ्ट हो जाए कंपनसेशन लेवल पे, यानी कि जब कंपनी जहाँ पैसे देगी, जो कंपनी ज्यादा पैसे देगी, जो कंपनी ज्यादा सैलरी देगी, उसके बाद क्या हो जाए, शिफ्ट हो जाएगा एम्प्लॉय कंपनसेशन के थ्रू, है ना। फिर आपका है डीमोनेटाइजेशन, तो डीमोनेटाइजेशन बच्चों नोटबंदी जो आपकी हुई थी 500 और 1000 नोट्स की 2016 नवंबर में, वो ये डीमोनेटाइजेशन अभी क्यों हुई थी, ताकि क्या कर पाओ आप, लीगल, तो जो भी आपका ब्लैक मनी है उसको ढूंढ पाओ, तो करप्ट कर पाओ, सही इवेट कर पाओ, और जो टैक्स इवेशन हो रहा था, जो लोग टैक्स नहीं भर रहे थे उनके बारे में पता लगा पाओ, और जो सेविंग्स करी है लोगों ने इलीगल तरीके से उसको बाहर निकलवा पाओ, और जो कंट्री है उसे कैश स्लाइड बना पाओ, यानी कि डिजिटल इकोनॉमी की तरफ ले पाओ, है ना। इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।